पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ कमोबेश पंजाब में इस महीने के सर्वे में पिछले महीने के मुकाबले ऐसा लग रहा है कि चन्नी की चमक कुछ फीकी पड़ रही है सर। पंजाब कांग्रेस के पास ये है कि उनके पास कोई कद्दावर पंजाब ऑल पंजाब जिसे कह सकते हैं जट सिख ग्रामीण नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधीन पार्टी है वो मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अपनी एक छोटी सी बढ़त या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का एक स्टेटस जो है उसको बरकरार रख रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको बराबरी का मामला बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, कांटे की लड़ाई मतलब ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी हैं वो अपने आप को ऑपोजिशन का चेहरा बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन एक साधारण बहुमत से जीत रही है, वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं ले रही है। नमस्कार, एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और जैसा कि हर महीने का सिलसिला है एबीपी न्यूज सी वोटर आपके लिए जो पांचों चुनावी राज्य हैं वहां की गहमा गहमी समेटकर सर्वे लेकर आता है। तो वक्त सर्वे का, आंकड़े आप देख चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त सी वोटर के पॉलिटिकल एडिटर हर बार की तरह मनु शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत मनु शर्मा जी आपका एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले बिग टेकअवेज इस सर्वे के आपकी नजर में। देखिए, बिग टेक अवे में अगर हम बात करें तो इस वक्त जो ऑपोजिशन है उसमें हम देख रहे हैं कि जगह जगह क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है कि हर स्टेट में, हर राज्य में अपनी एक ऑपोजिशन उभर रही है जिसके आसपास जो है वो लोग जो सत्ता विरोधी हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन साथ ही में ये भी देखा जा रहा है कि अभी देश एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजरा है। फार्मर का आंदोलन हुआ है, किसानों का आंदोलन था, उससे पहले सीएए का आंदोलन था, लेकिन इसके बावजूद जो है कोई वेव या एक कोई बड़ी उथल पुथल हमें देखने को नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधीन पार्टी है वो मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अपनी एक छोटी सी बढ़त या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का एक स्टेटस जो है उसको बरकरार रख रही है। पंजाब में हालत भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही कमजोर थी, वो वैसी ही चल रही है, लेकिन वहां पर एक बहुत जैसे कह सकते हैं हम एक ऐसा नया एक 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 पॉलिटिकल फिनोमिनन देख रहे हैं जिसमें कि अभी भी आम आदमी पार्टी जो है वो अपना प्रथम पोजीशन जो है बनाए रखे हुए है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन एक हंग असेंबली आ रही है जिसमें कांग्रेस द्वितीय नंबर पे है, और वो शायद इसलिए है कि वहां पे जो सीएम एक नेतृत्व का बदलाव हुआ उससे उनको लाभ होता दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रव्यापी तौर पे कुल मिला के ये कहा जा सकता है वेवलेस इलेक्शन है। इसमें कोई बहुत ज्यादा एक पार्टी के खिलाफ गुस्सा या एक पार्टी के प्रति सपोर्ट की लहर नहीं देखने को मिल रही। ठीक है सर, लेकिन आपने जहां से बात शुरू की मैं उसी से मुझे लगता है जोड़कर सवाल पूछूंगी कि साहब इस बार जो ऑपोजिशन का क्रिस्टलाइजेशन ये शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सत्ता विरोध के खिलाफ जो वोट है उस वोट की गोलबंदी हो रही है। सत्ता विरोध के खिलाफ जो वोट है वो बिखर नहीं रहा है, वो अपने आप वोटर चुन रहा है कि उसको किसको वोट देना है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो साफ तौर पर दो खेमों में बटे हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ जो सत्ता बीजेपी के पक्ष का वोटर और दूसरी तरफ विरोध में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हम देख रहे हैं उस विरोधी वोट की गोलबंदी। देखिए, ये गोलबंदी के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये गोलबंदी यूपी में बहुत ही प्रखर दिख रही है, और उसका कारण क्या है कि वहां पर कांग्रेस जो है वो हाशिए पे चली गई है। तो ये गोलबंदी हम देख रहे हैं ये तभी सफल हो पा रही है, या इसमें दम तभी दिख रहा है कि अगर कांग्रेस उस गोलबंदी के केंद्र में नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी हैं वो अपने आप को ऑपोजिशन का चेहरा बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन एक साधारण बहुमत से जीत रही है, वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये नहीं है कि पिछले कुछ महीनों में या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कम होता जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जस की तस से जहां थे उनका वोट प्रतिशत लगभग उतना ही है, लेकिन
अखिलेश यादव जो है वो बाकी के जो कह सकते हैं विरोधी दल हैं उनसे वोट अर्जित करने में कामयाब रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को चेहरा बना गए हैं वो ऑपोजिशन का ठीक उत्तर है। प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की और अगर अगर बात यही करें तो चीज पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं तो पूर्वांचल वो एरिया जहां पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे रणनीति जी, जिस तरीके से पूर्वांचल केंद्रित जो छोटे समूहों की पार्टियां हैं उनके साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है, वो पे करती हुई नजर आ रही है। देखिए किसी भी चुनाव में मैथ्स होती है और एक केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री वेव होती है, मैथ्स जो होते हैं वो एक जातीय या जिसे कह सकते हैं सामुदायिक एक गठबंधन होता है, सोशल कोalition जिसे कहते हैं। तो जब वेवलेस इलेक्शन है तो उसमें एक सोशल कोalition ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो पूर्वांचल में हम ये देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको इकट्ठा किया, अपना एक जिसे कहते हैं वोट बैंक जोड़ा, तो कुल मिला के एक फॉर्मिडेबल चैलेंज वो दे पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में। ठीक है सर, जो सबसे बड़ा रीजन है उत्तर प्रदेश का वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। 136 विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक ये माना जा रहा था साहब जो किसान आंदोलन है वो एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा 19 नवंबर, क्योंकि हमारा ये जो सर्वे है जो जिस पर आज हम बात कर रहे हैं ये नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक के बीच का सर्वे है। तो ऐसे में इस दौरान तीनों कृषि कानून जिसका विरोध था वो तीनों कृषि कानून वापस भी हो गए, किसानों की घर वापसी का ऐलान भी हो गया, आंदोलन भी फिलहाल किसानों की तरफ से स्थगित कर दिया गया। बावजूद इसके जो कांटा है वो किसी भी तरफ ज्यादा हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है पिछले महीने के सर्वे के मुकाबले, ऐसा क्यों? देखिए उसके दो मूलभूत कारण हैं। एक तो ये है कि कृषि कानून वापस हो गए, तो उसका जो है कि जैसे कह सकते हैं कि कुछ लोगों में नाराजगी कम होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो एक वो पॉजिटिव में काउंट होता है। नेगेटिव में अगर हम देखें तो क्या होता है कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा का अलायंस हो गया फॉर्मली, और वो जो है अब उनके कार्यकर्ता इकट्ठे होके मैदान में डट रहे हैं। तो एक प्लस है, एक तरफ माइनस है। तो क्या है कि उस रस्साकशी में कहीं ना कहीं जाके वो फोर्सेस बैलेंस हो जा रही हैं इस एक्चुअली मेरा अगला सवाल ये था कि भाई समाजवादी पार्टी और आरएलडी भी साथ आ गए, उसका भी कोई असर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जी, जो दो बड़े इवेंट्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केंद्रित हैं इन दोनों ने एक दूसरे को निगेट कर दिया है। वेरी नाइस कर सर। दिया। मैं आगे बढ़ती हूँ सर। अब मुझे लगता है तो फिर उत्तर प्रदेश के बारे में एक फाइनल कॉमेंट आपसे लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश तो मामला पूरी तरीके से दो धड़ों में बटा हुआ है, एक तरफ बीजेपी एक तरफ समाजवादी पार्टी, गठबंधन दोनों का, यही है जी, बिग पिक्चर। जी, जी। बिग पिक्चर यही है कि जो वोट बैंक है वो पोलराइज्ड है अपने हाँ अपने धड़ों के प्रति। हाँ फ्लोटिंग वोट बहुत कम है। और हाँ। और ऐसे चुनाव में अक्सर यही देखा जाता है कि फ्लोटिंग वोट डिसाइड करता है। हालांकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो लीड है वो कंफर्टेबल ही आंकी जाएगी। उसको ये नहीं कह सकते कि मामला जिसे कहते हैं कि 50-50 हो चुका है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की लीड है, साधारण लीड है लेकिन लीड है, बहुमत की तरफ ठीक वो है, अग्रसर है। बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको बराबरी का मामला बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, कांटे की लड़ाई मतलब ये नहीं है। क्लियर कट बढ़त बनाए हुए बीजेपी वो तो जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करती हुई सर्वे के आंकड़ों में नजर आ रही है, और उससे बहुत पीछे लेकिन नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी अभी ये सर्वे कह रहा और है। ये और इसलिए भी कांग्रेस, जरूरी है जी कहना जी क्योंकि जी। जो जो ऑपोजिशन है, जो विरोध, जो जो ऑपोजिशन के दल हैं वो पिछले कुछ महीनों और हफ्तों में इकट्ठा हुए हैं। तो उनका एक क्रिस्टलाइजेशन हुआ है। उसके बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी थिन सही लेकिन एक लीड दिखा पा रही है, और वो लगातार बनी हुई है, महत्वपूर्ण बात आप कह बनी रहे हुई हैं। है, अच्छा कंसिस्टेंट अच्छा है। जी बिल्कुल। कांग्रेस को लेकर अगर बात की जाए तो भाई सबसे पुरानी पार्टी देश की और सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो 2 से लेकर 10 सीट तक, मतलब इतनी बुरी हालत भी हो सकती है 2 से 10। जी देखिए, बात यह है कि जब जब दो धड़ों के बीच की लड़ाई हो रही होती है तो जो छोटे दल होते हैं जो अलायंस नहीं करते, तो लोग सोचते हैं कि इनको वोट देना व्यर्थ है, इनको वोट दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। इस कारण से क्या होता है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो जितनी आनी चाहिए उससे भी नीचे चला जाता है। तो यूपी में कांग्रेस के प्रति हम यही कुछ देख रहे हैं। कुछ कुछ वैसा एक बड़े स्तर में बहुजन समाज पार्टी के साथ भी यस। हो रहा है हाँ कि लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ वोट देना शायद खराबी होगी, तो हाँ। अखिलेश यादव जी का जो जो एक अलायंस है उसमें वोट डाल देते हैं अगर आप सत्ता शायद विरोधी। शायद इसी फिनोमेना के लिए आपने शुरुआत में वो ऑपोजिशन की क्रिस्टलाइजेशन वाली टर्म यूज की थी, जिसके लिए मैंने कहा था कि वो जो सत्ता विरोध का वोट है तो वो किसी एक धड़े के पीछे गोलबंद होता हुआ और उसके चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव और पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन इस वक्त बाजी मारते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश को लेकर जी, बड़ी तस्वीर। पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ कमोबेश पंजाब में इस महीने के सर्वे में पिछले महीने के मुकाबले ऐसा लग रहा है कि चन्नी की चमक कुछ फीकी पड़ रही है सर।
देखिए उनकी चमक फीकी नहीं पड़ रही, लेकिन हो क्या रहा है कि वो एक ग्लास सीलिंग का शिकार हो रहे हैं। ओके। कि जो पंजाब में पिछड़े वर्ग का एक परसेंटेज है, पॉपुलेशन का हेड काउंट है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसके आसपास आकर एक तरीके से रुक जा रही है। तो वो अपना जो परंपरागत मतदाता है उससे आगे के मतदाता को शायद अभी लुभा नहीं पा रहे। हालांकि इसमें ये जरूर बात कहनी होगी कि उनके सीएम बनने से पहले जो कांग्रेस की हालत थी उससे तो वो थोड़ा ऊपर ले आए हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा पा रहे। और उसमें सबसे बड़ा हैंडीकैप एक इस वक्त पंजाब कांग्रेस के पास ये है कि उनके पास कोई कद्दावर पंजाब, ऑल पंजाब जिसे कह सकते हैं, जट सिख ग्रामीण नेता नहीं है। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता है, पर नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो जट सिख नेता हैं एक बड़े पंजाब में, लेकिन वो ग्रामीण परिवेश से नहीं आते। उनके पिताजी एडवोकेट थे, वो पटियाला शहर के रहने वाले हैं। तो वो एक ग्रामीण नेता का दम नहीं भर सकते जो कि सुखबीर बादल भर सकते हैं, जो किसी ना किसी जगह जाके प्रकाश सिंह बादल कह सकते हैं, और कांग्रेस के कुछ अन्य नेता भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक ग्रामीण जट सिख वोट है वो इस वक्त कंफ्यूज्ड है और वो आम आदमी के पाले में जाता दिख रहा है। ठीक है, कैप्टन साहब अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट कर चुके हैं बीजेपी के साथ, और अकाली दल से जो सुखदेव सिंह ढींढसा निकले थे बागी होकर, उनके साथ मिलाकर गठबंधन वो चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि पंजाब में अभी पिक्चर बाकी है, अगर ये लोग इस तरीके से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो इसका कोई असर? देखिए, इसका असर सीट जीतने में तो ज्यादा नहीं होगा। पटियाला और उसके आसपास की जो बेल्ट है जो कि परंपरागत गढ़ रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार का, जी, वहां पर वो कुछ सीट जीत सकते हैं और कुछ आसपास भी जीते शायद। लेकिन सबसे बड़ा असर इसका जो होगा वो ये होगा कांग्रेस को हमें नहीं भूलना चाहिए कि पटियाला मालवा में आता है। मालवा पॉलिटिकली पंजाब का सबसे बड़ा रीजन है, और वहीं पे अगर कांग्रेस की बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि एक आप इसको इस तरीके से देखिए कि जो मालवा है, अगर उसके एक धड़े पे पटियाला है तो दूसरे धड़े पे जो बादल परिवार है उनका स्ट्रांग होल्ड है। तो ये दोनों अगर नेता अपने अपने स्ट्रांग होल्ड में ठीक वोट पोल करते हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद उतनी ही कम हो जाती है। एब्सोल्युटली, और यही रीजन है, क्या यही रीजन है मनु जी कि मालवा जो रीजन है पंजाब का, वहां पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की समस्या यह है कि वो मालवे के बाहर जाके कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। जिससे कि वो लिमिट हो रहे हैं मेजॉरिटी से पहले। और कांग्रेस की ये समस्या है कि मालवा में उनके पास लीडरशिप नहीं है, मालवा में उनका कैडर भी टूट रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइजेशन भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा ज्यादा मुखर है और उनके पास कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है पुराना। ठीक है, हालांकि अभी एक हंग असेंबली जैसी तस्वीर पंजाब में निकल कर आ रही है, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी पकड़ बनाती हुई भी नजर आ रही है। बहुमत के मार्ग से बहुत ही थोड़ा सा फासला उसका दिख रहा है। ऐसे में यहाँ से जो बार बार एक बात लगातार हमारे सर्वे में निकल कर आ रही है कि साहब अगर चेहरा दे दे आम आदमी पार्टी, चेहरा दे दे, उसका फायदा क्या, इसकी गुंजाइश अभी बाकी है? देखिए, उसकी गुंजाइश थोड़ी सी तो बाकी हो सकती है, हाँ। और उसका साधारण सा कारण ये है कि अभी किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। हाँ। किसान आंदोलन में जो लिप्त आंदोलनकारी थे वो सब वापस आ रहे हैं और वो एक राजनीतिक माहौल को थोड़ा सरगर्म करेंगे। तो इस समय में कोई अगर ऐसा नेता आता है आम आदमी की तरफ से जो क्रेडिट ले सके, जो कह सके कि भाई हाँ, ये आंदोलन को सफल बनाने में हमारा योगदान था और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी था, तो शायद थोड़ा फायदा उसका और मिल सके। लेकिन जो पंजाब के चेहरे हैं अपने आम आदमी पार्टी के, जिसमें भगवंत मान का नाम बार बार सामने निकल कर आता है, वो तो लोकप्रियता के मामले में बहुत पिछड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए, उसमें कुछ पार्टी की अपनी गुटबंदियां भी होती हैं। एक धड़ा चाहता है कि भगवंत मान बने, एक धड़ा चाहता है नहीं बने। ऐसा कांग्रेस में भी था कि एक कैप्टन खेमा था, एक सिद्धू खेमा था, लेकिन फिर बाजी चन्नी साहब ले गए। उसी तरह अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि एक भगवंत मान खेमा है, एक उनका विरोधी खेमा है। तो हो सकता है शायद किसी तीसरे को नेतृत्व का सौभाग्य मिलेगा, पर अभी ये देखने वाली बात होगी। ठीक है सर, उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं, और उत्तराखंड में मामला काफी बराबरी पर, कांग्रेस एक तरीके से लगातार टक्कर देती हुई बीजेपी को नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जो बड़ी तस्वीर उभर रही है उससे लग रहा है कि धामी बीजेपी की धरती उत्तराखंड में बचा पा रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को लीड कर रही है। पिछले कुछ हमने राउंड्स में देखा
लेकिन उसके साथ साथ हमने एक बात बोली कि जब रावत साहब जो हैं वो कांग्रेस के नेता बन के फील्ड में उतरेंगे, क्योंकि उनका ज्यादातर समय तो पंजाब में लग रहा था, तो पंजाब से उनकी मतलब जो कहते हैं कि ध्यान हटा, दृष्टि हटी, तो अब वो उत्तराखंड की जमीन पे आए हैं और वो एफर्ट कर रहे हैं। तो उस एफर्ट का थोड़ा फर्क अब दिखाई देने लग गया है ओपिनियन पोल में, और मामला काफी कांटे का हो चुका है, काफी टक्कर का हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की लीड बरकरार है। थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो पुष्कर सिंह धामी जी के बनने से कटी है, और कहीं ना कहीं जो ये अभी एक धार्मिक स्थलों को लेकर जो एक कानून पास हुआ था उसको भी रिपील कर दिया गया, किसान कानून भी रिपील हो गए, तो उसका कुछ जो मैदानी इलाके हैं उनमें थोड़ा सा फायदा होता है। तो कुल मिला के अभी स्थिति जो है वो नाजुक जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काबू में है। मणिपुर और गोवा, बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में? देखिए, मणिपुर में अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले राउंड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मजबूत हुई है। वहां पर एक पोलराइजेशन का इलेक्शन है, क्योंकि जो नागा असर्शन है, जो नागालैंड या नागा एथनिसिटी के जो ट्राइबल एरियाज आते हैं वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, वो बात करते हैं कि भाई हमें एक बड़े नागालैंड में मिल जाना चाहिए। तो मणिपुरी वहीं पे जो लोग हैं वो उस असर्शन को लेके काउंटर पोलराइज होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है, इन दोनों के जो अलायंस हैं उनमें ये पोलराइज्ड वोट बैंक लगभग बीच में से बटा हुआ है, ये स्टेट बीच में ही बटा हुआ है, और दोनों के बीच में मार्जिन काफी कम है। लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है एक सिंपल मेजॉरिटी लेती दिख रही है, जो पिछली बार शायद उससे वो पीछे रह जा रहे थे जी। अब अगर गोवा की बात करें तो गोवा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। गोवा में पिछले राउंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ज्यादा मजबूत लग रहा था, वो एक सामान्य मेजॉरिटी की तरफ अग्रसर दिख रहे थे। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि वहां पर शायद एक हंग असेंबली आएगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, और जो कांग्रेस है वो शायद तीसरा दल रह जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी जो है वो उत्तराखंड और गोवा दोनों जगह पर स्पॉइलर का रोल प्ले कर रही है, और एंटी इनकम्बेंसी वोट को काट के भारतीय जनता पार्टी की काफी मदद कर रही है। और ये एक नेशन वाइड ट्रेंड हम जिसे कह सकते हैं कि जहां जहां कहीं भी कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है या अपने आप को केंद्र में रख के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, वहां पे क्षेत्रीय दल जो है या और अन्य पार्टियां जो हैं उनका वोट शेयर भी काट रही हैं, और भाजपा की एक तरीके से मदद भी हो रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। मेरे ख्याल से पांचों राज्यों के बारे में तफसील से हमने बात कर ली, तो ऐसे में अब चलते चलते वो बिग पिक्चर जिसके बारे में आपको लगता है कि व्यूअर्स को नजर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा यह सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा जब तक चुनाव नहीं होंगे। देखिए, बिग पिक्चर यूपी से शुरू करेंगे सर, स्टेट वाइज शुरू कर लेते हैं जरा, क्योंकि ज्यादातर दिलचस्पी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी को लेकर देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर जिसे कहते हैं कि जो जातिगत और धार्मिक तौर पे जो समीकरण है वो अब लगभग फाइनल और क्रिस्टलाइज होते जा रहे हैं। अब उसमें बहुत ज्यादा सरप्राइज की, जिसे कह सकते हैं आश्चर्य की, कोई अब एक जगह बचेगी नहीं इसके बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो आप आंकड़े देख रहे हैं ये लगभग मेंटेन रहने चाहिए। इसमें बस दो ही कैवियाट हो सकते हैं, दो ही इसमें कुछ कह सकते हैं सवाल हो सकते हैं। वो एक ये है कि कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है कहीं वो ही ना बिखर जाए, जिसकी संभावना कम है, लेकिन अगर वो हुआ तो नतीजे थोड़े अलग दिख सकते हैं। और किसके पक्ष में जा सकते हैं? अगर बीएसपी का कोर वोटर बिखरता है तो फिर किसको फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, अगर कोर वोटर ही बिखर गया, जिसे कहते हैं जाटा वोट ही बिखर गया, तो ज्यादा संभावना तो उनकी जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की होगी। लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत ही जिसे कहते हैं हार्दिक रूप से बीएसपी के साथ जुड़े हैं। ठीक है, दूसरा कैविएट यूपी को लेकर। देखिए, दूसरा कैविएट जो है वो ये है कि अगर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां कांटे की लड़ाई है वहां पर समीकरण किसी न किसी दल के पक्ष में चले गए थोड़ा सा और, तो फिर वो एक जो बैलेंस लड़ाई है उससे वो एक स्वीप में बदल जाएगी उस रीजन में। तो ये भी देखने वाला होगा कि ये दो रीजन्स में
आने वाले समय में ये जो एक राजनीतिक संतुलन है ये बरकरार रहता है कि हिलता है? नहीं तो अगर ये जो कांटा है जो आप कह रहे हैं कि जरा सा भी अगर किसी के पक्ष में चला गया तो फिर वो स्वीप का मामला बन जाएगा, मतलब वो लहर वाला मामला बन जाएगा, तो वो लहर वाले हालात बनाने के लिए अभी गुंजाइश जातिगत धार्मिक मुद्दों में ही है, उसी से ये मामला लहर की तरफ तब्दील हो सकता है। देखिए, जब एक वेवलेस इलेक्शन होता है जहां अब करप्शन को लेके नाराजगी नहीं है, जहां शायद इन्फ्लेशन को लेके भी नाराजगी कम हो चुकी है, तो वहां पे कहीं ना कहीं अब जो है इमोशनल जो मुद्दे होते हैं वही रह जाते हैं। Okay. तो अगर कहीं ना कहीं ऐसा कोई मुद्दा उभरता है या ऐसी कोई बात आती है तो उसका असर पड़ सकता है अंतिम दिनों में चुनाव। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दा अगर कोई इस तरीके का उछलता है तो फिर वो पूरा समीकरण जो है वो बदल सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़े, पंजाब की बात कर लें। जी, पंजाब में साधारण सी बात है कि एक हंग असेंबली आती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने जो नेतृत्व परिवर्तन किया है उससे वो एक तरीके से लड़ाई में वापस आ गए हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं उस नेतृत्व परिवर्तन के कारण वो थोड़ा सा लिमिट होते भी दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास चेहरे की समस्या है, वोटर उनके पास है, काडर उनके पास है, एक उनके पास चेहरे की कमी है और दूसरा वो मालवा जो एक क्षेत्र है उसके बाहर माझा और दोआबा में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। कैप्टन और बीजेपी जो है उनका अलायंस स्पॉइलर की भूमिका में रहेगा, कम सीटें प्राप्त करेगा, और अकाली दल जो है वो एक तरीके से ना अच्छा ना बुरा बीच में उनका एक प्रदर्शन रहेगा जिसमें वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में जीतेंगे। और उत्तराखंड में साफ तौर पे दिख रहा है कि कांग्रेस ने अपने जो सबसे अच्छा नेतृत्व है अब उसको फील्ड में उतारा है, उनके आने से फर्क पड़ा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो हैं और वो अपनी एक जिसे कह सकते हैं साधारण बढ़त उसको बरकरार रखते हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मैंने अभी बात करी थी धार्मिक स्थलों को लेकर जो कानून थे वो वापस किए, और दूसरा फायदा उनको किसान कानूनों के वापस होने का थोड़ा सा दिख रहा है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी अभी भी थोड़ा आगे ही चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। यूं ही आगे भी ये महीने का जो सिलसिला है हमारा सर्वे लेकर आने का, उसमें आपका वक्त हम लेते रहेंगे और चाहेंगे कि आप दर्शकों को समझाते रहें, क्योंकि सर्वे मतलब आंकड़े होते हैं और आंकड़ों को समझाना, उनको इंटरप्रेट करना वो बहुत जरूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।